मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। तो 2 डेज़ का गैप हो गया हमारी सीरीज़ में, बट कोई नहीं। आज से जो सीरीज़ में हम 30 क्वेश्चन करते थे, आज इसमें हम 50 कर लेंगे ताकि आपका कवर अप हो जाए पूरा। तो जिन भी लोगों के अपकमिंग टाइम में, चाहे वो जीएमसी के लिए हो, क्योंकि अभी रिसेंट में 28 और 29 अगस्त को इंदौर जीएमसी का पेपर होने वाला है। आप लोग नोटिफिकेशन चेकआउट कर लें। यूपी सीएचओ का पेपर होना, यूपी पीएससी का पेपर होना, अलग अलग स्टेट में सीएचओ एंड स्टाफ नर्स के पेपर होते जा रहे हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और जो भी लोग नए हों चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। और अभी इसके बाद है जो महाराष्ट्र में भी एग्ज़ाम होने वाला है, स्टाफ नर्स की पोस्ट निकली है, जो बम्पर वैकेंसी निकली गई हैं, तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रहेंगे, बट साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो गायनेकोलॉजी के भी रखे गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन हैं वो 2021 में एटलीस्ट 20 to 30 एग्ज़ाम हो चुके हैं नर्सिंग के। जीएमसी के ही ओनली 12 पेपर हो चुके हैं उनमें, और अलग अलग सीएचओ में जो पेपर आए, क्वेश्चन आए हैं, उनसे मिला के यहाँ पे रखे गए हैं, जिससे आपके अपकमिंग टाइम में न्यू और अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रिपेयर हो सकें। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी दिया गया है, तो 15 सीरीज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसके आगे की सीरीज रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को लेके, डायरिया को लेके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। तो डिहाइड्रेशन का सीवियर साइन पूछा है। ऑप्शन में स्किन टर्गर, सनकैन फॉन्टेनल, हाइपोटेंशन या फिर लेथार्जी। तो सीवियर डिहाइड्रेशन का जो फर्स्ट साइन हो, सीवियर डिहाइड्रेशन का जो साइन होगा इनमें से वो क्या होगा, तो होगा सनकैन फॉन्टेनल या फिर सनकैन आइज भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, सनकैन फॉन्टेनल। साइन यहाँ पर सब हैं सीवियर डिहाइड्रेशन के, और सीवियर का पूछा है तो होगा सनकैन फॉन्टेनल। देखिए WHO के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि आपके जो साइन सिम्टम है वो ज़्यादा नहीं शो होंगे, बट लिटिल बिट ऑफ डिहाइड्रेशन है तो पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम रहेंगे, साइन रहेंगे। सनकैन आई होंगी, ड्रिंक ईगरली थर्स्टी, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, सनकैन आइज होगी। लेकिन जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो 2 या 2 से ज़्यादा साइन भी होंगे, अनकॉन्शियस तक पेशेंट हो जाएगा, कुछ भी खाने पीने में एवेल नहीं रहेगा, बहुत ही कम पिएगा। जो स्किन पिंच है वो एटलीस्ट 2 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा। आप स्किन को प्रेस करते हैं यदि हैंड या फिर लेग कहीं पर भी, क्यों, तो क्या होगा, स्किन है जो बहुत ही स्लोली वापस होगी। तो क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन था कि सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन क्या होंगे, तो वो है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन इनमें होगा सनकैन फॉन्टेनल, लेथार्जिक होगा, स्किन टर्गर भी चेंज होगा आपका। बट यहाँ पर जो सनकैन फॉन्टेनल है और सनकैन आइज होंगी, जनरली सनकैन फॉन्टेनल है जो क्या होगा, आपका लटका हुआ फोरहेड है, थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप से आपने को देखने को मिलेगा जिनको सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाल्सीपेरम मलेरिया। तो बहुत ही जल्दी, मे बी नेक्स्ट मंथ तक, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बतानी है, तो वो आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में बताई जाएगी कि बहुत ही जल्दी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी PDF आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, और कैसे करवाई जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेटली बताएंगे। तो फाल्सीपेरम मलेरिया को के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी ट्रीट करने के लिए, ऑप्शन में है वैंकोमाइसिन, क्विनिन, क्लोरोक्विन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो वैंकोमाइसिन है तो एंटी कैंसर मेडिसिन है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। तो यहाँ पर फाल्सीपेरम मलेरिया के लिए जो ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस लिया जाएगा वो होगा क्लोरोक्विन। क्या होगा, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन को मेनली फाल्सीपेरम मलेरिया है यदि, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इन ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर जो तहसील लेवल है वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी? ऑप्शन में 50 विलेज फॉर 1000 पॉपुलेशन, 100 विलेज फॉर 10,000 पॉपुलेशन, 1000 विलेज फॉर 1 लाख पॉपुलेशन, 100 विलेज फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन है जो ब्लॉक लेवल पर कितनी होती है? 80,000 से 1,20,000 तक। बट यहाँ पर साथ में विलेज भी दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। एक ब्लॉक है जो एक तहसील है, उसमें एटलीस्ट 100 गांव हैं जो कवर किए जाते हैं, जिसमें 1 लाख तक पॉपुलेशन हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, 100 विलेज एंड 1 लाख पॉपुलेशन। ये देखिए जो एरिया के अकॉर्डिंग है, जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है वो अलग अलग होता है। सब सेंटर में डिफरेंट, पीएससी में अलग और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अलग होगा। तो यहाँ पर सब सेंटर के लिए जो प्लेन एरिया में पॉपुलेशन नॉर्म्स होगा, पर्सन होंगे, तो प्लेन एरिया में 5,000 और हिली और जो पहाड़ी ट्राइबल एरिया है, उबड़ खाबड़ एरिया है, वहाँ पर 3,000। एनपीएससी में जो पॉपुलेशन नॉर्म्स होगा प्लेन एरिया के लिए 30,000, एंड जो उबड़ खाबड़ जगह है, ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर 20,000। एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ पर होते हैं? जनरली ब्लॉक लेवल पर बनते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है 80,000 से 1,20,000 तक होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 80,000 पहले आएगा, दैट मीन्स ये पहाड़ी और उबड़ खाबड़ एरिया है, ट्राइबल एरिया है, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर 1,20,000। इसी तरीके से आप सब सेंटर में 3 to 5 याद रख सकते हैं, 3 to 5,000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 20,000 to 30,000 एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 80,000 to 1,20,000। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट इज द प्रेशर एंड ड्यूरेशन सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज। तो स्टरलाइजेशन मशीन में कितना प्रेशर कितने ड्यूरेशन के लिए सेट किया जाता है? ऑटोक्लेव मशीन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, जो कि स्टरलाइजेशन के लिए हेल्पफुल मशीन है। ऑटोक्लेविंग होती है जब, तो उसमें प्रेशर कितना सेट किया जाता है और कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम के लिए उस प्रेशर को सेट किया जाता है? ऑप्शन में 15 LV फॉर 30 मिनट, 10 LV फॉर 5 मिनट, 5 LV इन 30 मिनट, या फिर 20 LV फॉर 2 आवर। तो जो ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए प्रेशर होता है वो होता है 15 LV 30 मिनट के लिए। जनरली 20 से 30 मिनट के लिए सेट किया जाता है। यहाँ पर आप याद रखें, ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, 15 LV है जो प्रेशर रखा जाता है 30 मिनट के लिए। यदि टेम्परेचर की बात आती है यहाँ पर, तो टेम्परेचर 120 के आसपास रखा जाता है। बट यहाँ पर मोस्टली प्रेशर और ड्यूरेशन पूछते हैं, तो प्रेशर आपको 15 LV रहेगा 20 से 30 मिनट के लिए। नेक्स्ट इज अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट। तो किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो रहा है, ड्रॉप आउट होते जा रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए फर्स्ट साइन क्या होगा? ऑप्शन में थर्स्ट, डायफोरेसिस, लेथार्जी, या फिर हाइपोटेंशन। हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट में यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो सबसे पहले क्या देखने को मिले? थर्स्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्टी फील करते हैं जब, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो यहाँ पर डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। तो जिसका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होते जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट होगा, तो उसका जो अर्ली साइन होगा डायफोरेसिस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। ये देखिए यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया के 2 टाइप के साइन सिम्टम बताए गए हैं, अर्ली एंड लेट। अर्ली में क्या होगा? स्वेटिंग होना, दैट मीन्स डायफोरेसिस, पाल्पिटेशन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ट्रिमर्स, हाथ पैर कपेंगे, पेल कलर होगा, भूख लगेगी, हेडेक होगा, नर्वसनेस होगी। बट जो लेट सिम्टम होंगे बाद में देखने को मिलेंगे, तो क्या होंगे? कन्फ्यूजन होगी, इरिटेबिलिटी होगी, टायर्डनेस होगा, एंड वॉक करने में आप कपेंगे, स्टैगरिंग होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, क्लैमी स्किन होगी, फेंटिंग, चक्कर आएंगे आपको, सीजर्स भी आ सकते हैं, और इवन पेशेंट कोमा में भी जा सकता है यदि हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है। और उसके क्या है? लेट सिम्टम। बट इनिशियल और अर्ली सिम्टम में बेसिक देखने को मिलेंगे, पाल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगी,
थोड़ा बहुत हाथ पैर में झंझनाहट होगी, ट्रिमर्स होंगे और हेडेक होगा और आपकी हार्ट रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गए, अर्ली साइन हो गए। और लेट में क्या आएगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, इरिटेबिलिटी होगी, सीजर्स आएंगे, फेंटिंग होगी, सभी लेट साइन में आएंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, HDI इंडेक्स में क्या है जो इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन में एडल्ट लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, रियल GDP फॉर कैपिटा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें जो इंक्लूड नहीं होगा वो क्या होगा, एडल्ट लिटरेसी रेट। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके रहने का जो तरीका है वो क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड देयर रिलेशनशिप विद पब्लिक सोशल स्पेंडिंग। तो यहाँ पर इनके कुछ एनालिटिक्स थ्री डायमेंशनल एम है HDI के, उनमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड देयर रिलेशनशिप विद पब्लिक स्पेंडिंग। तो ये तीन क्या है, इनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन आप याद रखें, इनमें क्या इंक्लूड नहीं है तो वो होगा एडल्ट लिटरेसी रेट। और 2030 तक है जो टारगेट रखा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को है जो अचीव करना है। एग्जाम में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि हमें 2030 तक क्या अचीव करना है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो गोल रखे गए हैं उनको हमें अचीव करना है 2030 तक। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट द डायरिया। तो कौन सी वैक्सीन है जो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी और एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन में रोटा वायरस, ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT या फिर ऑल ऑफ दी अबव। डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन ओरल रूट के थ्रू दी जाती है। याद रखें एग्जाम में आता है कि ओरल रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो ओरल रूट से 2 वैक्सीन दी जाती हैं, तो ओरल पोलियो वैक्सीन एंड रोटा वायरस वैक्सीन। और रोटा वायरस वैक्सीन कब दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। कब कब, 6, 10 एंड 14 वीक। तो इसकी 2 तरीके की सप्लाई होती है, एक में आता है कि आपको 6, 10 और 14 वीक में दी जाती हैं, और एक वैक्सीन होती है जिसके ओनली 2 डोज होते हैं रोटा वायरस वैक्सीन के लिए, एक होती है रोटारेक्स और दूसरी होती है रोटावैक। तो इन दोनों में से एक वैक्सीन ऐसी होती है जिनके 3 डोज होते हैं 6, 10 और 14 वीक में। स्टैंडर्ड डोज यही है। इनके हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है कि रोटा वायरस के कितने डोज दिए जाते हैं, 3 दिए जाते हैं, जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है DPT की, जो 6, 10 और 14 वीक में, 6, 10 और 14 वीक में, उसी के साथ में इसको भी दे दिया जाता है। तो एक किस रूट से देते हैं, ओरल रूट से, और कितनी 5 ड्रॉप दी जाती है। कितनी ड्रॉप दी जाती है, 5 ड्रॉप, और 3 डोज हैं इसके जो दिए जाते हैं। तो इसकी सप्लाई 2 टाइप से होती है, गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट होती है, प्राइवेट्स में अलग मिल जाती हैं। तो मेनली जो गवर्नमेंट में आती है उसके 3 डोज आते हैं, और जो कभी कभी प्राइवेट्स में लगाए जाते हैं उसके 2 लगा दिए जाते हैं। रोटारेक्स और रोटावैक वैक्सीन होती है इनकी, तो एक के 3 होते हैं और एक के 2। तो यहाँ पे यदि आपको एग्जाम पर्पज से पूछें तो 3 को मार्क करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में मेनली उसी की सप्लाई की जाती है, ताकि जो पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं हम 6, 10 और 14 वीक्स में, उसी के साथ इसको भी ओरल रूट से दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज विच प्लान डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शन। एक क्वेश्चन अभी जितने भी GMC के पेपर हो रहे हैं उनमें आ रहा है, उनमें अलग अलग तरीके के जो बॉडी को डिवाइड करने वाले प्लान हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। बट ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है, आप चाहें तो प्रीवियस पेपर पूरे चेक कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन है जो बॉडी के ऑर्गन का, उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और वो प्लेन क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में फ्रंटल, सैजाइटल, मिडलाइन या फिर ट्रांसवर्स। तो सुपीरियर का मतलब ऊपर का पार्ट और इन्फीरियर का मतलब लोअर पार्ट। तो इनको कैसे डिवाइड किया जाता है, किस जो प्लेन एरिया है बॉडी का उसके द्वारा, तो होते हैं ट्रांसवर्स। ये देखिए यहाँ पर इस इमेज से इजीली समझ में आएगा आपको क्यों। और इमेज हर साल एग्जाम में आती है, स्पेशली जो एम्स और ESIC के पेपर होते हैं जिनमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें इमेज आपको जरूर पूछी जाती है। एक प्लेन पूछा जाता है कि कौन सा प्लेन है जो शो हो रहा है, ट्रांसवर्स, फ्रंटल, ऑब्लिक या फिर जो पैरासैजाइटल है वो।
तो यहाँ पर फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, इनके दो दो नाम दिए हुए हैं, आपको याद रखना है कि बॉडी का जो लोअर सेक्शन डिवाइड करेगा और अपर सेक्शन वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स या फिर क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि बॉडी को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स क्या करेगा, जो ब्लू कलर, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, क्या हो गया, ट्रांसवर्स। एंड दूसरा आता है फ्रंटल और कोरोनल। ये बॉडी को फ्रंट और बैक साइड, फ्रंट का मतलब एंटीरियर एंड बैक का मतलब पोस्टीरियर, दो पोर्शन में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर फ्रंटल और कोरोनल, ये देखिए जो बीच से ऐसे दिखेगा, इस सामने का जो फ्रंट एरिया है सामने का वो एंटीरियर और जो बैक है वो पोस्टीरियर। तो ये कौन डिवाइड कर रहा है, फ्रंटल प्लेन। यदि आपको एग्जाम में आता है कि बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को कौन सा प्लेन डिवाइड कर रहा है, तब आपको करना है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। और जब पूछा जाता है कि सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन को जो प्लेन डिवाइड करता है वो क्या है, तो वो ट्रांसवर्स प्लेन। और ऑब्लिक प्लेन कब आएगा, जब दो प्लेन कॉम्बिनेशन स्टेज में हो, दैट मीन्स लोअर एंड सुपीरियर एंड फ्रंटल प्लेन। तो इस तरीके से यदि आता है, दोनों यदि पूछे जाते, रख दिए जाते हैं, तब आपको कहना होगा ऑब्लिक प्लेन। तो यहाँ पर जो डिवाइड हो रहे हैं तीन सेक्शन आप देख सकते हैं, तो क्या है, ट्रांसवर्स, फ्रंटल एंड ओब्लिक प्लेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है, नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम गैप बिटवीन टू डोज ऑफ एनी काइंड ऑफ वैक्सीन। तो किसी भी वैक्सीन को देने के लिए एटलीस्ट कितना डोज है जो दिया जाता है। यदि फर्स्ट वैक्सीन आज दे दी तो दूसरी कब देंगे, इस टाइप से ऑप्शन है 4 वीक, 8 वीक, 9 वीक या फिर 10 वीक्स। तो दो वैक्सीन के जो डोज दिए जाते हैं, दोनों के बीच में जो गैप दिया जाएगा वो कितना होगा, वो होता है एटलीस्ट 4 वीक का। कोई भी वैक्सीन देते हैं हम तो एटलीस्ट 4 वीक का 28 डेज का गैप है जो दिया जाता है। एक्सेप्शनल मीजल्स वैक्सीन के जो MMR वैक्सीन देते हैं हम, उनमें 3 महीने का है जो गैप दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि आज MMR और मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर की, उसके 1 मंथ बाद उसका दूसरा डोज दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको याद रखना है, यदि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 2 डोज दिए जा रहे हैं, किसी वैक्सीन के 2 डोज दिए जाने हैं, तो सभी में 4 वीक का गैप दे रहे हैं, बट एक्सेप्शनल केस में कौन सी वैक्सीन है जिसमें 2 वीक का गैप नहीं, 4 वीक का गैप हम नहीं देंगे, वो होगी मीजल्स वैक्सीन। क्योंकि मीजल्स, मम्प्स, रूबेला 3 में है जो जनरली 3 मंथ का गैप है जो दिया जाता है। कितना, 3 मंथ का, आपने देखा होगा। और इवन जो वैक्सीन लगती हुई है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, जो स्पेशली मीजल्स लगती है, कब लगती है, 9 मंथ में। फिर MMR 12 to 15 में दी जाती है, तो 9 से 10, 11, 12, 3 महीने का गैप हो गया। फिर 12 से 13, 14, 15, तो इस तरीके से 3 महीने का गैप ओनली मीजल्स वैक्सीन में दिया जाता है। बट अभी जो कोविड वैक्सीन लग रही है, जो कोविशील्ड है, उसमें 86 डेज का है जो गैप दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज द काइंड ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड। तो इस तरीके का फूड जिसके बेस पर पर्सन जिंदा है, ग्रुप में रहता है, वो किस टाइप का फूड है। ऑप्शन में न्यूट्रिशन, डाइट, डाइटेक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो फूड क्या है, टाइप है फूड का एक तरीके से, जिसके बेस पर पर्सन जिंदा रह रहा है ग्रुप में, कम्युनिटी में, वो क्या है, वो है न्यूट्रिशनल फूड। तो आंसर क्या होगा आपका, न्यूट्रिशनल फूड। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो प्रॉब्लम हो रही है बेबी को, इन्फेंट को, तो किसकी कमी के कारण होगी, डेफिशिएंसी के कारण होती है। ऑप्शन में कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन या फिर जिंक। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो प्रॉब्लम होगी बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान, यदि माँ ने प्रॉपर तरीके से फॉलिक एसिड नहीं लिया, तो उस टाइम पे बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे याद रखें, क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी के कारण हो रहा है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। वो कब से दिया जाना चाहिए मदर को, तो यदि आपको ऑप्शन में हो कि बिफोर कंसीविंग द प्रेगनेंसी, उसको मार्क कर सकते हैं आप। इनकेस ऐसा नहीं है तो जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके तुरंत बाद डॉक्टर फॉलिक एसिड प्रेफर करने लगते हैं, ताकि बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज
A positive early diagnosis of pregnancy is based on the presence of, तो पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस साइन यहाँ पे पूछा है प्रेगनेंसी का, वो कौन सा होगा जिससे पता चले कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं। ऑप्शन में क्विकनिंग, फीटल हार्ट रेट, चैडविक साइन या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG हार्मोन। तो प्रेगनेंसी का यहाँ पर पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस पूछा है तो होगा फीटल हार्ट रेट। क्या होगा? फीटल हार्ट रेट। पॉजिटिव फीटल हार्ट रेट है जो आपको सुनाई देगी। 3 टाइप के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल या फिर पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब है कि आप प्रिज्यूम करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। प्रोबेबल का मतलब है कि लाइक टू बी, दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको लग रहा है और एग्जामिनर को भी लग रहा है। बट पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि कंफर्म है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो 3 टाइप के साइन होते हैं। तो प्रिजम्पटिव में मेनली एमनोरिया, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट पेन, क्विकनिंग, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको लग रहा है, आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट एमनोरिया किसी और प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, थकावट भी किसी और प्रॉब्लम के कारण हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। बट प्रोबेबल का मतलब है कि आपकी प्रेग्नेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। 80% केस में जनरली पॉजिटिव ही होता है। बट फिर भी एग्जाम पर्पस के हिसाब से पूछते हैं, तो यदि प्रोबेबल साइन पूछते हैं आपसे तो इसमें जितने भी साइन होते हैं, गॉडेस, चैडविक, हैगर साइन, बलॉटमेंट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, सीरम यूरिन आएगा और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होंगे। बट पॉजिटिव पूछते हैं तब आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, विजुअलाइजेशन होगा अल्ट्रासोनोग्राफी में फीटस का, और जो फीटल मूवमेंट है आप वो पालपेट कर सकते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे? पॉजिटिव में। दैट मीन्स 100% श्योरिटी है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपका जो USG होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी, उसमें आपको बेबी दिखाई देगा, सोनोग्राफी में फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी। तो ये सभी क्या होगा? पॉजिटिव प्रेगनेंसी के साइन। नेक्स्ट इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज, ट्रू लेबर के साइन क्या है इनमें से? ऑप्शन में फीटस ड्रॉप्स इनटू ब्रेम ऑफ पेल्विस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, spontaneous rupture of membrane occurs, mucus plugs expelled from the cervix। तो ट्रू लेबर के साइन पूछे हैं। जनरली एग्जाम ट्रू एंड फॉल्स लेबर को एक्सेप्ट करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेप्शनल केस क्या है इनमें से, या फिर ट्रू लेबर के साइन क्या है, फॉल्स लेबर के साइन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रू लेबर का साइन इनमें से बताना है। तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, क्योंकि जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? रेगुलर, कंटिन्यू आएंगे और इफेक्टिव होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रेस्ट किया और आपके कॉन्ट्रैक्शन आना ठीक हो गए, एनीमा दे दिया तब भी आपके कॉन्ट्रैक्शन ठीक हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, कंटिन्यूअस एंड इफेक्टिव एंड रेगुलर रहेंगे। धीरे धीरे इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है पेन का, क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस दिया गया है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या जो डिफरेंस तो नहीं आएगा, बट आपको एक्सेप्शनल करके क्वेश्चन दे सकते हैं इनके साइन को लेके। साइन दे दिए जाएंगे, एक होगा ट्रू लेबर पेन का, बाकी 3 फॉल्स के हो सकते हैं, फिर 3 ट्रू लेबर के और 1 फॉल्स लेबर पेन का। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन का जो साइन होंगे वो किस टाइप से? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और जो क्या होंगे? प्रिडिक्टेबल होंगे, आपको पहले से पता होंगे। फॉल्स लेबर पेन में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और जो ट्रू लेबर पेन होता है जनरली लोअर बैक से स्टार्ट होते हुए लोअर एब्डोमेन की तरफ होगा आपका, और जो फॉल्स लेबर पेन होगा लोअर एब्डोमेन में ही होगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर और कहाँ पर रहेगा? ओनली वहीं रहेगा, वहाँ से रेडिएट बिल्कुल भी नहीं होगा। बट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं बैक से हमेशा स्टार्ट होते हैं, लोअर बैक से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे लोअर एब्डोमिनल की तरफ स्टार्ट होंगे। बट फॉल्स लेबर पेन कहाँ पर होता है? जनरली लोअर एब्डोमेन। नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट, जो ट्रू लेबर पेन होंगे, कंटिन्यू आपके जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दर्द हो रहा है आपको लेबर पेन में, तो आप कितना भी रेस्ट कर लो ठीक नहीं होंगे, एनीमा दे तो तब भी ठीक नहीं होंगे। बट जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं, आप थोड़ा लेट गए, रेस्ट किया, एनीमा दे दिया गया तो ये ठीक हो जाते हैं। इंक्रीज इन ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनका ड्यूरेशन भी बढ़ते जाएगा, इंटेंसिटी भी पेन की ज़्यादा होंगी और फ्रिक्वेंसी भी बार बार पेन आना स्टार्ट होंगे।
बट फॉल्स लेबर पेन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो ट्रू लेबर पेन का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन होता है वो होता है सो, ब्लड स्टेंस म्यूकस डिस्चार्ज इज प्रेजेंट। सो जिसको ब्लड सो कहते हैं हम, तो ये देखने को मिलता है ट्रू लेबर पेन में, जो कि फॉल्स लेबर पेन में एब्सेंट होगा। सर्वाइकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट जो सर्वाइकल चेंजेस हैं फॉल्स लेबर पेन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिक से डिफरेंस है ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा। तो प्रीमी ग्रेविडा मदर का मतलब है यहाँ पर जिसकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाली हो, तो उसको फर्स्ट स्टेज में लेबर की कितने घंटे का टाइम है जो लगेगा। ऑप्शन में 12 आवर, 6 आवर, 10 आवर या फिर 15 आवर। तो प्रीमी ग्रेविडा मदर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो टोटल टाइम लगेगा फर्स्ट स्टेज में, तो होगा 12 आवर। कितना? 12 आवर। तो लेबर की जनरली 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो प्रीमी ग्रेविडा में यदि ड्यूरेशन पूछते हैं तो कितना होगा? 12 घंटे, और मल्टी में इसका हाफ हो जाएगा, 6 आवर। सेकंड स्टेज रहेगी प्रीमी में 2 घंटे की, जिसमें क्या होता है सर्विक्स फुली डायलेशन से लेके बेबी के एक्सपेल्ड आउट होने तक की जो स्टेज होती है सेकंड स्टेज। तो प्रीमी में इसमें लगेंगे 2 घंटे, और मल्टी ग्रेविडा मदर है 30 मिनट ओनली, 30 मिनट। और थर्ड स्टेज में दोनों में सेम टाइम लगता है 15 मिनट का, कि बेबी एक्सपेल्ड आउट हो गया है, उसके बाद क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है थर्ड स्टेज में। तो बेबी एक्सपेल्ड आउट से लेके प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने तक की जो स्टेज है वो क्या है, थर्ड स्टेज है। और इसमें दोनों में प्रीमी और मल्टी ग्रेविडा मदर में ओनली 15 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विथ एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल इज नोन एज। कौन सी स्टेज है जो सर्विक्स फुली डायलेट हो गई है, सर्विक्स का फुल डायलिटेशन है जो हो गया है, और बेबी के एक्सपेल्ड आउट होने के बाद है जो स्टेज खत्म हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज लग जाती है। तो ऑप्शन में है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर सर्विक्स फुली डायलेट किस स्टेज में हो जाती है? फर्स्ट स्टेज में। बट यहाँ पर कहा है कि सर्विक्स का फुल डायलिटेशन एंड हो गया है, बट बेबी स्टेज है जो बेबी जब फीटस है जो एक्सपेल्ड आउट होगा, एक्सपल्सन होगा बेबी का, तब खत्म होगी स्टेज। तो क्या हो जाएगी? सेकंड स्टेज। यदि ओनली ये कहते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स फुली डायलेट होने तक का जो ड्यूरेशन है वो पूछते, तब आप कहते फर्स्ट स्टेज। बट यहाँ पर सर्विक्स फुली डायलेट होने से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज है, तो ये होगी सेकंड स्टेज। नेक्स्ट पूछते हैं यदि कि फीटस एक्सपेल्ड आउट होने से लेके फीटस एक्सपेल्ड आउट हो गया है, उसके बाद प्लेसेंटा एक्सपल्सन होना है, तो वो किस में आएगी? तो वो होती थर्ड स्टेज में। और प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने से लेके बाद की जो स्टेज रहेगी वो किस में आएगी? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में, जिसमें हमें पीपीएच के लिए ऑब्जर्व करना होगा कि पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज की सिचुएशन डेवलप तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पूछा है जो क्वेश्चन की सर्विक्स फुल डायलेट हो गई है और बेबी एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। 4 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? सर्विक्स 0 to 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। सेकंड स्टेज में 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन, जो सर्विक्स का फुली डायलिटेशन ओनली 10 सेंटीमीटर ही होता है। सेकंड स्टेज में 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होने से बेबी के बर्थ तक। थर्ड स्टेज में बर्थ ऑफ द बेबी टू बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा, बेबी बर्थ से लेके प्लेसेंटा बर्थ तक की स्टेज। फोर्थ स्टेज कितनी होती है? प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने से लेके 4 घंटे तक का जो ड्यूरेशन रहेगा वो किस में आएगी? पोस्टमार्टम स्टेज होगी, फोर्थ स्टेज होगी। नेक्स्ट इज इन IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, ग्रीन कलर कोडेड केस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इंडिकेटेड। तो ग्रीन कलर कोड है यदि, तो किस टाइप का केस यहाँ पर आपको मैनेज करना होगा? ऑप्शन में है चाइल्ड नीड स्पेसिफिक मैनेजमेंट, चाइल्ड नीड मेडिकेशन एंड इन पेशेंट ट्रीटमेंट, चाइल्ड नीड नो मेडिसिन, या फिर एडवाइस होम केयर एंड कॉल द फिजिशियन। तो यदि ग्रीन कलर कोड है जो शो हो रहा है, तो इसमें किस तरीके से आपको ट्रीट करना होगा? तो ग्रीन कलर कोड है, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, होम एडवाइस के थ्रू ये ठीक हो सकता है। तो IMNCI से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है
कि इसका फुल फॉर्म, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इसमें 3 कलर कोड होते हैं, ग्रीन, येलो एंड पिंक। तो यहाँ पर ये देखिए, इस चार्ट के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। बट उसके पहले आपको बता दें कि IMNCI में जो केस मैनेजमेंट किया जाता है तो इसमें 2 डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, जिसमें 1 फॉर मैनेजिंग द सिक यंग इन्फेंट्स एज फ्रॉम बर्थ अप टू 2 मंथ। तो जन्म से लेके जो इन्फेंट हैं 2 महीने तक की एज के बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में वो आएंगे, और दूसरे में आएंगे 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे। 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, एक होते हैं बर्थ टू 2 मंथ तक के, और दूसरे होते हैं 2 महीने से लेके 5 साल तक के। अब जो इनमें सिक और चिल्ड्रन है और सिक यंग इन्फेंट है, तो इनमें 3 कलर को डिवाइड कर दिए जाते हैं, पिंक, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है कि बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम हुई है, मान लीजिए डायरिया है, फीवर है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बच्चे के लिए हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो होम मैनेजमेंट में यदि ग्रीन कलर कोड पूछते हैं तो काउंसिल केयर टेकिंग और हाउ टू, दैट मीन्स आप फोन करके भी पूछ सकते हैं आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है। ओरल ड्रग्स दे सकते हैं, लोकल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट कर सकते हैं, कंटिन्यू फीडिंग कर सकते हैं, डेंजर साइन को ऑब्जर्व करेंगे एंड फॉलोअप के लिए जाएंगे। यदि येलो कलर पूछते हैं तो पेशेंट को OPD आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल इन्फेक्शन के लिए ओरल ड्रग्स दी जाएंगी, मदर को टीच अप किया जाएगा कि क्या क्या आपको करना है, फॉलोअप किया जाएगा। इन केस बच्चे को कन्वल्सन्स आ रहे हैं, अनकॉन्शियस है, इनएबिलिटी टू ड्रंक और ब्रेस्ट फीड और वॉमिटिंग कंटिन्यूस हो रही है, तो डेंजरस साइन में आएंगे, और ऐसे केस में बच्चे को रेफरल यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर प्री रेफरल ट्रीटमेंट चेक किया जाएगा, पेरेंट्स को एडवाइस किया जाएगा, बच्चे को रेफ़र कर दिया जाएगा। जब बच्चे को रेफ़र किया जाएगा रेफरल फैसिलिटी में, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया जाए या फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो बच्चे को वहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हुई और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर IMNCI में 2 कैटेगरी में बच्चों को ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट होती है इन्फेंट, जिनकी एज बर्थ से 2 मंथ तक हो, दूसरे होते हैं 2 महीने से लेकर 5 साल तक की एज के चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर डेंजर साइन क्या क्या आते हैं, कन्वर्जन, लेथार्जिक, अनकॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी टू ड्रिंक इनएबिलिटी टू ड्रिंक एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड वॉमिटिंग। ये डेंजरस साइन है जिसमें आपको तुरंत रेफरल यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। मेन सिम्टम्स में क्या होंगे, कफ है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर और ईयर प्रॉब्लम। असेस किस चीज़ के लिए आपको करना है, न्यूट्रिशनल लेवल को, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को और पोटेंशियल फीडिंग प्रॉब्लम्स को, इन चीज़ों को आपको असेस करना है। मेन सिम्टम हो गए, डेंजरस साइन हो गए, 3 कैटेगरी में इनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए कि जो बच्चों को यहाँ पर जो सिक चिल्ड्रन होते हैं बर्थ अप टू 5 ईयर जो भी यहाँ पे लाए जाते हैं, तो जिनका जन्म हुआ है फ्रॉम बर्थ अप टू 2 मंथ, उनके लिए असेस, क्लासीफाई एंड ट्रीट द सिक यंग इन्फेंट। दूसरे हैं चिल्ड्रन जो कि 2 महीने से लेके 5 साल तक के हैं, तो उनको भी यहाँ पर मदर को काउंसलिंग दी जाएगी कि बच्चे के साथ आपको किस तरीके से उसकी केयर करना है, सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज, तो पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन है जो कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में 7 साल्क, पेंटावेलेंट या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, साल्क वैक्सीन। ओरल पोलियो को 7 कहा जाता है, और पेरेंट्रल है जो कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है वो क्या है, साल्क। नेक्स्ट इज which of the following drug is administered sublingually for the management of angina pectoris। ये क्वेश्चन अभी बिहार CHO में आया था जो कि 13 अगस्त को पेपर हुआ है। कौन सी मेडिसिन एंजाइना पेक्टोरिस के लिए सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, अंडर द टंग दी जाती है। ऑप्शन में वारफ्रेन, नाइट्रोग्लिसरीन, एटिनोलॉल एंड एस्प्रिन। तो सबलिंगुअली रूट से जो मेडिसिन दी जाती है, स्पेशली जो ड्रग ऑफ चॉइस एंजाइना पेक्टोरिस के लिए वो क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। सबलिंगुअल का मतलब अंडर द टंग है, इस मेडिसिन को दिया जाता है ताकि फास्ट एंड इफेक्टिव असर करे और जो एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन हो रहा है उसको कम करे। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि
नाइट्रोग्लिसरीन किस डिसीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस का काम करेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है तो वो है एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ मेडिसिन है, वो क्या है? तो वो नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 6 किलर डिसीज अगेंस्ट विच इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन? तो कौन सी 6 किलर डिसीज है जिनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाया जाता है? ऑप्शन में है पोलियो, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस एंड टीबी, मीजल्स। मीजल्स, मम्स, रूबेला, टीबी, पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, पोलियो एंड मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी 6 किलर डिसीज जिसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है? तो वो है पोलियो, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, टीबी एंड मीजल्स। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है जो टारगेट रखा गया था इन 6 डिसीज को जिनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन करवाया जाता है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है यूनिसेफ्स, यूनिवर्सल चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत इन 6 डिसीज के लिए किस कैटेगरी में रखा गया? 6 किलर डिसीज में। तो ये कौन कौन सी हैं? मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं पोलियोमाइलिटिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, डीपीटी याद रख सकते हैं एक तरीके से, डीपीटी, टीबी, पोलियोमाइलिटिस एंड मीजल्स। ये क्या है? 6 किलर डिसीज है। नेक्स्ट इज द थिक येलो मिल्क सीक्रेटेड बाय मदर जस्ट आफ्टर द 2 days ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। तो आफ्टर डिलीवरी के 2 दिन बाद जो थिक येलो कलर का मिल्क सीक्रेट हो रहा है क्या कहलाएगा? ऑप्शन में कोलेस्ट्रम, हिंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क या फिर लेन्यूगो। ये क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम। थिक येलो मिल्क सीक्रेट हो रहा है तो क्या होगा? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? तो कौन सा हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखें मिल्क को प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है प्रोलैक्टिन। यदि मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन हार्मोन पूछते हैं तो वो होगा ऑक्सीटोसिन। दोनों हार्मोन एग्जाम में आ सकते हैं। लेट डाउन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के कारण होता है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। मिल्क प्रोडक्शन किसके कारण होता है? तो प्रोलैक्टिन के कारण। और प्रोजेस्ट्रॉन पूरी नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए हेल्पफुल होता है। यदि ये भी आपको आ सकता है कि नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन इम्पोर्टेंट है? तो वो है प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट इज क्राउलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर्स एट विच एज? तो बच्चों में इन्फेंट्स में क्राउलिंग कब देखने को मिलेगी? ऑप्शन में 8 to 9 मंथ, 2 to 3 मंथ, 4 to 6 मंथ या फिर 6 to 8 मंथ। तो बच्चों में जो एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है क्राउलिंग के लिए वो होता है जनरली 8 to 9 मंथ। कुछ बच्चे 7 महीने में क्राउलिंग करने लगते हैं, बट जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो होता है 8 से 9 मंथ। मोस्टली बच्चे 8 to 9 मंथ में ही क्राउलिंग करते हैं। नेक्स्ट इज विच मेडिसिन इज यूज टू इनहिबिट द मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट में आफ्टर द डिलीवरी? कौन सी मेडिसिन है जो डिलीवरी के बाद कुछ मदर्स होती हैं उनको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स है इसके कारण ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती हैं, मिल्क सीक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? ऑप्शन में ब्रोमोक्रिप्टिन, मेथार्जिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मिल्क सीक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी वो क्या होगी? ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रेस्ट मिल्क की कुछ क्वालिटी है जो एग्जाम में आपको आ सकती है। तो ब्रेस्ट मिल्क में यदि कोलेस्ट्रम की बात की जाए, जो जनरली कोलेस्ट्रम होगा उसमें 8.6% प्रोटीन होगा, 2 to 3% फैट, कार्बोहाइड्रेट 3.2% एंड वाटर है जो 86% होगा। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? तो वो है IgA। और ब्रेस्ट मिल्क का जो मेजर प्रोटीन है वो क्या है? लैक्टो एल्ब्यूमिन, जिसको वे प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है? तो वो है IgA। एंड ब्रेस्ट मिल्क में जो मेजर प्रोटीन है सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन होता है? तो वो है लैक्टो एल्ब्यूमिन, जिसको वे प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट इज which content present in breast milk that protect from baby to parasitic infection और मलेरिया। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होगा जो यदि मदर को इनकेस मलेरिया है, वो फीड करा रही है बेबी को, तो जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। ऑप्शन में पावा, आईजीए, आईजीजी या फिर लैक्टोफेरिन। तो ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा कंटेंट प्रेजेंट होता है जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है बेबी को, तो वो है पावा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, जो कि बेबी को किसी भी कैटेगरी के जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज डिगॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज। डिगॉक्सिन कब नहीं दी जाती है हार्ट रेट जब कितनी हो? ऑप्शन में बिलो 60, बिलो 50, बिलो 80 या फिर बिलो 70। तो जब भी हार्ट रेट 60 से कम हो, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो, तो उस टाइम पर डिगॉक्सिन नहीं दी जाती है, क्योंकि क्या करेगी, हार्ट रेट को और ज़्यादा कम करेगी, जिससे पेशेंट को और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो डिगॉक्सिन ऐसे केस में नहीं दी जाती। डिगॉक्सिन और जितने भी डिजिटालिस एजेंट हैं, जब भी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो और हार्ट रेट और कितनी हो, 60 से भी कम हो, तो ऐसे केस में डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट एडमिनिस्टर नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इफ द बर्थ वेट ऑफ बेबी इज लेस देन 1250 ग्राम, 1250 ग्राम, विच टाइप ऑफ फीडिंग इज प्रेफर्ड। तो यदि बेबी का वेट है जो 1250 ग्राम से कम होता है, तो उसको किस टाइप की फीडिंग प्रेफर की जाएगी? ऑप्शन में है बेबी में नीड आईवी फ्लूइड इनिशियली, ब्रेस्ट फीडिंग, पालादा या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि बेबी का वेट 1250 ग्राम से भी कम है, लेस देन 12-15 ग्राम से भी कम है, तब बेबी को कौन सा है जो प्रेफरेंस दी जाएगी फीडिंग के लिए? तो आईवी फ्लूइड है जो उसको इनिशियली स्टार्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर बेबी और इन्फेंट है जिनको अलग अलग कैटेगरी से फीड करवाया जा सकता है। तो वेट, जब भी बेबी का वेट लेस देन 1250 ग्राम हो, उनके लिए इनिशियली क्या किया जाता है, आईवी फ्लूइड है जो कि ओरोगैस्ट्रिक आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, एंड उसके बाद ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आईवी फ्लूइड देना है, देन ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग। जब बेबी का वेट 1250 से 1500 ग्राम होता है, 1.5 kg तक होता है, तो स्पून से, पालादा या फिर ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग भी हम दे सकते हैं। जब बेबी का वेट 1500 से 2000 ग्राम के बीच में हो जाता है, तो कुछ के लिए ब्रेस्ट फीड है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं बेबी, और कुछ पालादाई से। जब बेबी का वेट 2000 ग्राम से ज़्यादा हो तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं मॉनिटरिंग के साथ में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क को लेके सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? ऑप्शन में हिंड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, फैट इन ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन आयरन, कोलेस्ट्रॉल शुड बी डिस्कार्डेड, फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो यहाँ पर करेक्ट पॉइंट पूछा है ब्रेस्ट मिल्क को लेके। हिंड मिल्क रिच इन प्रोटीन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है। फैट ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन आयरन, तो ब्रेस्ट मिल्क में आयरन नहीं पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल शुड बी डिस्कार्डेड, एंड फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है यहाँ पर कि लेट कर सुपाइन पोजीशन में यदि हम बच्चे को फीड कराते हैं, तो बेबी के लिए ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इनकेस जो ब्रेस्ट मिल्क बेबी के कान में चला जाता है, तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होगा, जिसको ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बच्चा छोटा हो तब उसको सुपाइन पोजीशन में और लेट के फीड ना कराएं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट इज विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर या फिर डीओसी है जो मेडिसिन है यूज की जाएगी? ऑप्शन में क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर सिफेक्सिम। तो जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है वो होता है क्लोराम्फेनिकोल के कारण, एग्जाम में आता है आपको। तो कोलेरा के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों दी जा सकती हैं, बट जो मोस्टली दी जाती है एज इन कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दी जाएगी ट्रीटमेंट के लिए टेट्रासाइक्लिन। तो एडल्ट में इसका डोज होगा
500 mg BD, और बच्चे जिनकी एज 4 से 13 साल तक है तो 125 mg, और बच्चे जो 4 साल से भी कम एज के हैं तो उनको 50 mg है जो टेट्रासाइक्लिन दी जाएगी। नेक्स्ट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए एज इन कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के तौर पर क्या यूज किया जाएगा? ऑप्शन में रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन या फिर पायराजिनामाइड। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा रिफाम्पिसिन, जो कि 600 mg BD रहेगा फॉर 2 डेज। कितना? 600 mg BD फॉर 2 डेज, जो कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज congenital rubella is diagnosed in infant with the help of which antibodies find in infant। तो जो congenital rubella यदि बच्चे में फाइंड आउट हो रहा है तो बच्चे में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी? किसकी हेल्प से पता चलेगा कि बच्चे को congenital एट द बर्थ से क्या है, रूबेला है? ऑप्शन में IgM, IgG, IgE या फिर IgA। तो जो एंटीबॉडी फाइंड आउट होगी वो क्या होगी? IgM, जिसकी हेल्प से पता चलेगा कि बच्चे को रूबेला की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ वारफ्रिन। तो वारफ्रिन का यदि ओवरडोज होता है तो कौन सी मेडिसिन है जो एज एन एंटीडोट के तौर पर दी जाएगी? ऑप्शन में विटामिन के, हेपेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट या फिर एट्रोपिन सल्फेट। तो वारफ्रिन यदि ओवरडोज होता है इनकेस तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? तो होगा विटामिन के है जो एज एन एंटीडोट का काम करेगा, उसके इफेक्ट को कम करेगा। तो यहाँ पर हेपेरिन का भी आता है, तो हेपेरिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट है और वारफ्रिन के लिए विटामिन के। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है, ये देखिए, जिससे एक साइड एंटीडोट है और दूसरी साइड उनकी टॉक्सिसिटी है। मतलब यदि ओवरडोज हुआ है, ये टॉक्सिसिटी का मतलब है ओवरडोज हुआ है कोई भी मेडिसिन, तो उसके इफेक्ट को किससे कम करेंगे? एंटीडोट क्या देंगे उसके लिए? तो यदि कुछ ओरल टॉक्सिन है तो उनके लिए एक्टिवेटेड चारकोल है जो दिया जाएगा। कुछ हैवी मेटल पॉइजनिंग है तो EDTA और डायमर कैप्रोल है जो दे दिया जाता है उसके इफेक्ट को। साइनाइड पॉइजनिंग है तो उसके लिए दिया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सोडियम थायोसल्फेट। आयरन पॉइजनिंग एग्जाम में आता है आपको, यदि किसी को आयरन पॉइजनिंग हुई है तो डिफ्रॉक्सामाइन मेसिस्लेट है जो दिया जाएगा। बेंजोडाइजापाइन का एंटीडोट होगा फ्लूमेजेनिल। एंड बीटा ब्लॉकर्स टॉक्सिटी हुई है तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, इन दोनों को देके हम इसको कम कर सकते हैं। एंड आता है ओपियोइड्स, जो एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर मैन वही बता रहे हैं कि ओपियोइड्स के लिए नैलोक्सोन है जो एंटीडोट का काम करेगा। पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन जो मेडिसिन है उनके लिए N-एसिटाइलसिस्टीन। और जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं, यदि किसी ने बहुत सारी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले ली जिसके कारण, तो उनके इफेक्ट को किससे कम किया जाएगा? ऑस्ट्रोटाइड के द्वारा कम किया जाएगा। हेपेरिन का है जो प्रोटामाइन सल्फेट। एंड एंटी कोलिनार्जिक्स यदि पॉइजनिंग हुई है तो फ्यूस्टिगमाइन दिया जाएगा। आइसोनियाजिक टॉक्सिसिटी के लिए क्या है? पायरिडॉक्सिन। वारफ्रिन के लिए फाइटोमेडानियोन या फिर विटामिन के दे सकते हैं हम। लीड पॉइजनिंग में सक्सीमर। तो बेसिक सी लिस्ट दी हुई है और ऑलरेडी ये आपको सेपरेट वीडियो में कई बार पढ़ाए जा चुके हैं एंटीडोट, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एंटीडोट को लेके आते हैं। और जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो था आयरन पॉइजनिंग, बेंजोडाइजापाइन, मिथोट्रेक्सेट, ओपियोइड्स, पैरासीटामोल एंड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग को लेके, हेपेरिन, वारफ्रिन को लेके। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट इज Which of the following medication is used for the treatment of increased ICP? यदि किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? ऑप्शन में डाइज़ेपाम, मैनिटोल, फ्रूसेमाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि ICP बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी वो होगी मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? एक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है जो कि ऑस्मोटिक इफेक्ट को कम करेगा, और जो न्यूरॉन में वाटर चला गया है जिसके कारण ICP बढ़ा है तो उसको क्या करेगी? ड्रॉ करेगी, बाहर की तरफ निकालेगी। तो क्यों दिया जाएगा मैनिटोल? न्यूरॉन में जो वाटर प्रेजेंट है उसको बाहर करने के लिए, एक्सपेल करने के लिए है जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स दिए जाते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मैनिटोल। नेक्स्ट इज
द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन इज, तो कौन सी मेडिसिन है जो एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में दी जाएगी? ऑप्शन में फ्रूसेमाइड, एट्रोपिन, एड्रेनालिन या फिर अमीनोफाइलिन। तो जो मेडिसिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के लिए तो वो होगी एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या होगा? ऑप्शन में हाइपर सेंसिटिविटी, डैमेज टू फेसियल नर्व, डैमेज टू एट्थ क्रेनियल नर्व या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन अभी बिहार सीएचओ के पेपर में आया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है कि 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, वेस्टिबोकोक्लियर नर्व होती है, उसको डैमेज कर सकती है, इसके कारण हियरिंग लॉस होगा। जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, ये तीनों क्या कर सकते हैं? 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज करने का काम कर सकते हैं। तो वो क्या है? वेस्टिबोकोक्लियर नर्व। और मोस्टली एग्जाम में स्ट्रेप्टोमाइसिन को ही आता है लेके क्वेश्चन। तो ये क्या है? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी का एंटीबायोटिक है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा? 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इज ondansetron administered before chemotherapy. What is the use of that or prevent for? तो जो ondansetron मेडिसिन दी जाती है किसी भी कीमोथेरेपी के पहले, तो इसका यूज क्या है? ये किससे प्रिवेंट करेगा? पेन से, एलोपेसिया से, अनीमिया से या फिर वॉमिटिंग से। तो ondansetron क्या है? एक एंटी एमिटिक मेडिसिन है। ये क्या काम करेगा? वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने में काम करेगा, क्योंकि जब भी कीमोथेरेपी दी जाती है तो उस टाइम पर पेशेंट को वॉमिटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी के पहले पेशेंट को एक ondansetron और एंटी एमेटिक्स मेडिसिन दे दी जाती है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यदि कोई पेशेंट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन अच्छे प्रॉपर नहीं आ रहा है, उन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? ऑप्शन में मिथार्जिन, फिनार्जिन, ऑक्सीटोसिन या फिर फेनिटोइन। तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन, ताकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट टाइम प्रॉपर आए और बेबी है जो जल्दी से डिलीवर हो जाए। क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? बेबी एक्सपेल्ड होता है। कब होगा? बट जब पूरी सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आएंगे, तभी सर्विक्स डायलेट होगी। इसीलिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन दे दिया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट आए और बेबी जल्दी बाहर आ जाए। और ऑक्सीटोसिन ही दिया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, जिसकी 10 से 20 यूनिट तक है जो एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट इज which of the following anti-tubercular medicine cause the red or orange color discoloration of urine? तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन रेड ऑरेंज कलर की यूरिन का कारण बनेगी? ऑप्शन में आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथामब्यूटिल या फिर रिफाम्सिन। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहे हैं अभी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन को लेके क्वेश्चन। तो रेड ऑरेंज कलर की जो यूरिन है किसके कारण होता है? एक बेसिक साइड इफेक्ट है जो कि रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है। एग्जाम में या तो आपको ये भी आ सकता है यदि कोई पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन ले रहा है, वो कंप्लेन करता है कि उसकी जो यूरिन का कलर रेड आ रहा, ऑरेंज आ रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है? तो आपको उसके लिए कहना है कि ये बेसिक नॉर्मल साइड इफेक्ट है जो कि रिफाम्पिसिन का है, तो आप इसमें बिल्कुल भी ना डरें। तो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है जिसके कारण रेड ऑरेंज कलर की यूरिन होगी, वो क्या होगी? रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच रूट इज यूज टू सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा रूट प्रेफर किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन का पता करने के लिए किसी भी ड्रग के लिए। ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या फिर इंट्रावेनसली या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय, गुड मॉर्निंग।